जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की क्लास में क्लास 11th इकोनॉमिक्स आईएससी का चैप्टर नंबर 5 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। अच्छा, कुछ बात बताना चाहता हूं, अगर आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पूरी पीपीटी है आपको चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में पूरा ये पीपीटी आपको मिल जाने वाला है। एंड बिफोर आई बिगिन, इन केस अगर आपको लगता है कि हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी चाहिए हमारे बैचेस के अंदर, जिसमें मैं आपको खुद तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप अभी जाकर फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है। तीनों सब्जेक्ट्स एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 9,999 मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। एंटायर ऑफ योर क्लास 11th प्रिपरेशन डेडिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड टू आईएससी स्टूडेंट्स ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलो बेटा जी, आओ जरा देखते हैं। देखो, तीन तरह की इकोनॉमीज होती थी। एक तो होती थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती थी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती थी मिक्स इकोनॉमी। इसके बारे में जिक्र हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ है डिटेल में। लेकिन आप बात समझो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती थी, जिसका मेन मोटो होता था प्रॉफिट कमाना। इसको फ्री इकोनॉमी भी बोलते थे, इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, बिकॉज यहां पर हर एक चीज की फ्रीडम होती है। कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज को ओन कर सकता है, साथ में कोई भी बिजनेस कर सकता है, और कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट चाहे तो वो कंज्यूम कर सकता है। तो यहां पर एक्चुअल में प्राइस मैकेनिज्म होता है जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो चलो भाई देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये प्राइस मैकेनिज्म होता क्या है भाई। प्राइस मैकेनिज्म किसे कहते हैं, तो आओ जरा देखा जाए। इट इज अ मैकेनिज्म इन विच प्राइस प्ले अ की रोल इन डायरेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड रिसोर्स सप्लायर्स। प्राइस ही फैक्टर है जो इन तीनों की रोल को डायरेक्ट करता है। ठीक है ना बेटा जी। अब देखो, दो चीजें, एक होती है प्राइस और एक होती है मार्केट। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स में आपको अवेलेबल करा रहा हूं अपने एप्लीकेशन पर, जाकर डाउनलोड कर लो फटाफट से। ठीक है ना भाई। तो अभी देखो, ये प्राइसेस क्या है और ये मार्केट क्या है, जरा दोनों की बात समझते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी सामान का प्राइस डिटरमाइन होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। अगर आईफोन की डिमांड ज्यादा होने लगती है तो आईफोन के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, आईफोन की डिमांड अगर कम हो जाएगी तो आईफोन के प्राइसेस कम होने लगेंगे। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एक किसी कमोडिटी का प्राइस गवर्न होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस किसे बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो। इसके बारे में बहुत डिटेल में आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हो मार्केट मैकेनिज्म के चैप्टर पे, लेकिन इतना ही तुमको 11th में जानने की जरूरत है। ठीक है बेटा जी। अब मार्केट क्या होती है? मार्केट वो प्लेस होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक डील को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब परचेस और सेल्स की एक्टिविटी को पूरा करते हैं। अब मार्केट भी दो तरह की है, एक तो है कैपिटल मार्केट और दूसरी है एक तो है आपकी गुड्स मार्केट और दूसरी है फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट जहां पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और दूसरी है फैक्टर मार्केट जहां पर फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इस सारी बात को मैंने यहां पर लिखकर दिया हुआ है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। व्हेयरएज मार्केट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर एबल टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर टू स्ट्राइक अ डील। फिर मार्केट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। गुड्स मार्केट, दोज मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, एंड फैक्टर मार्केट, दोज मार्केट वेयर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। यहां तक तो बेसिक चीज है जो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। मिनिमम 4 फंक्शंस तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो पहला फंक्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उसको मेजर करने का काम प्राइस मैकेनिज्म का होता है। प्राइस मैकेनिज्म इज द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू प्राइस मैकेनिज्म ओनली। दूसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस। कैसे भी डिसीजंस लेने हैं वो बिना प्राइस के आप नहीं ले सकते हैं। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग मार्केट प्राइसेस आर कोऑर्डिनेटेड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म ओनली। प्राइस को मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े इंडिविजुअल्स डिसीजंस ले सकते हैं, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं प्रोड्यूस करना है। गाइडिंग फोर्स फॉर कंज्यूमर्स। अब एक कंज्यूमर क्या देखता है? अगर लेट्स से आप मार्केट में जाओ और आप देखो कि भैया मेरे को एक ब्लेजर खरीदना है, भाई साहब बड़ा सुंदर ब्लेजर है। हम देखते हैं कितना पैसा लगा होगा, कपड़ा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ब्रांड कौन सी है, वेरी गुड, अब तो अच्छा लग रहा है, मतलब
मतलब आप प्राइस मैकेनिज्म से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामान में क्या क्या लगा हुआ है, जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। तो गाइडिंग फोर्स ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स कंज्यूमर इन डिटरमाइनिंग द लेवल एज वेल एज कॉम्पोजिशन एक्सपेंडिचर। मतलब अगर एक मैंने बताया ना अभी ब्लेजर लेट्स से 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का क्यों है, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ये आप पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स, मतलब किस इंप्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितनी वेजेस देनी है, कितने के रॉ मटेरियल है, ये हम बिना प्राइस मैकेनिज्म के पता लगा ही नहीं सकते। प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द रेम्यूनरेशन पेड टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक वेजेस, रेंट एटसेट्रा। सब बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ? और देखो 4 तो प्रिपेयर करने हैं, मैंने 6 बताए हैं आपको, ठीक है ना। गाइड टू प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स को भी प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है। कैसे? द डिसीजंस ऑफ प्रोड्यूसर्स रिगार्डिंग व्हाट कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस, कौन सी सामान बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करने में प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है। देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होगा भाई? किस रिसोर्स को हम क्या बनाने में लगा रहे हैं। तो प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हम किस रिसोर्स को कहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, यह प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही पता चलता है। तो ये तो फंक्शंस हो गए बेटा जी। अब हम बढ़ने जा रहे हैं प्राइस मैकेनिज्म एज अ टूल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ। यह अगला हमारा टॉपिक है। तो चलो भाई देखते हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और हम बढ़ रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कैसे गुड्स बनाते हैं? हम वैसे गुड्स बनाते हैं जैसा कस्टमर डिमांड करता है। बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर बोलेगा कार बनाने को तो कंपनी कार बनाएगी, कंज्यूमर बोलेगा मोबाइल बनाने को तो कंपनीज मोबाइल बनाएंगी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन द चॉइस ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर आस्क्स। तो यहां पर लिख के दिया है मैंने, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंज्यूमर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय देयर स्पेंडिंग। हियर कंज्यूमर इज द किंग। बात समझ में आ गई? हाउ टू प्रोड्यूस, अब एक बिजनेसमैन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेगा? वैसे प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसका खर्चा मिनिमम लगे। मतलब वो टेक्निक इस्तेमाल करेगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस यूजिंग चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन और मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। उस टेक्निक को यूज करेंगे जिससे सबसे कम से कम लागत आए हमारी सामान को बनाने के लिए। किसके लिए बनाएंगे? हम उसके लिए सामान बनाएंगे जो एक्चुअल में परचेजिंग कैपेसिटी रखता हो। हम उनके लिए नहीं बनाएंगे जो हमारे गुड्स को खरीद ही नहीं सकते। तो प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस फॉर दोज हु हैव एबिलिटी टू परचेज द कमोडिटी। जनरली रिचर सेक्शन के लिए सामान बनता है। इसलिए तुम देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यूएसए के अंदर सारी लग्जरी ब्रांड्स वहीं पर है, ठीक है ना। सारी लग्जरी ब्रांड्स वहीं पर है और सारे लोग अमीर हो रहे हैं, सारे लोग गुड्स और सर्विसेज अमीर के लिए ही बना रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये बेहतरीन एग्जांपल है। तुम्हें समझ में आ गया भैया व्हाट, हाउ और फॉर हुम का जो सोल्यूशन है। अब आते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर प्राइस मैकेनिज्म टू प्ले इट्स रोल। एटलीस्ट 4 कंडीशन तो आप प्रिपेयर करके जाने वाले हो अपने एग्जाम्स में। कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती ताकि प्राइस मैकेनिज्म सही से अपना काम कर सके? चलो भैया पहली कंडीशन देखने जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। अगर किसी इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं है, एक ही कंपनी है जो पूरा एक छत्र राज करती है, जैसे रशिया के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पे सिर्फ एक कंपनी है, कोई भी कंपटीशन नहीं। और जब भी किसी का कोई कंपटीशन नहीं होता है तो कंज्यूमर को बेहतर प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन होगा तो बेहतर तरह से प्राइस मैकेनिज्म काम कर पाएगा। तो लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज कंपटीशन। कंपटीशन क्या है तुम समझ पा रहे हो? दूसरा, कॉस्ट रिफ्लेक्टिंग द सैक्रिफाइस। अब एक्चुअल में सैक्रिफाइस होता क्या है? सैक्रिफाइस वो होता है जो सोसाइटी को बियर करना पड़ता है। जो रिसोर्सेज उसके थे वो इस्तेमाल हो रहे हैं ऑन प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो एक्चुअल में सैक्रिफाइस है ओरिजिनल। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? कॉस्ट इज ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ सैक्रिफाइस made by the society in terms of resources used in the production of various commodities। अगर किसी भी commodity का हमको cost नहीं पता होगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि हमारे किस वैल्यू के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किस वैल्यू के रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं ऑन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। डिमांड रिफ्लेक्टिंग नीड्स, आओ जरा देखते हैं। डिमांड शुड परफेक्टली रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ द पीपल। इफ इट इज नॉट देयर
इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिंस प्रोडक्शन इज गाइडेड बाय डिमांड। अगर भाई हम प्रोडक्ट बनाए डिमांड के हिसाब से तभी चीजें सही होंगी। अगर डिमांड को मद्देनजर ना रखते हुए सामान का प्रोडक्शन किया जाएगा तो उससे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। और लास्ट पढ़ते हैं मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब जब रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। भाई देखो, इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट रिसोर्सेज शुड बी परफेक्टली मोबाइल सो दैट प्रोडक्शन कैन चेंज क्विकली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाए तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, डिमांड कम हो जाए तो एकदम से प्रोडक्शन को कम किया जा सके। इसकी वजह से रिसोर्सेज को मोबाइल होना पड़ेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूव कर सकते हो इजीली। क्लियर है? अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है एन इवैल्यूएशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसमें भी 4 पॉइंट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म के अंदर। आओ जरा चारों पॉइंट्स हम एक साथ देखते हैं और आराम से समझ में आ जाएंगे। आओ भाई देखो, पहला सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। प्राइस मैकेनिज्म हमको हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे क्या? जैसे कि रिसोर्स को कैसे एलोकेट करेंगे, जैसे कि प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा, अमीर और गरीब के बीच में पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग फोर्स। कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजिंग फोर्स का मतलब क्या है? वो सारे रिसोर्सेज जो अबंडेंट हैं हमारी सोसाइटी में उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होगा सो दैट हम पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। ये वो पॉइंट है। तीसरा है प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर, मतलब कितना ज्यादा हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर पा रहे हैं। और लास्ट है रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम कितना ज्यादा चॉइसेस दे पा रहे हैं। प्रोड्यूसर्स फ्री हैं कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूमर्स फ्री है कोई भी गुड्स कंज्यूम करने के लिए। ये टॉपिक को बस इतना ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत इन डेप्थ में जाकर आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ पर्सनल सजेशन। कई बार स्कूल में ये टॉपिक को स्किप भी कर दिया था, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। लिमिटेशंस क्या है? पहला है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है ना, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती चली जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आज की डेट में ऐसा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, टेस्ला कॉम्पिटिटर ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो रही हैं। ठीक है ना, ये बात समझ पा रही है तुमको? तो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपनीज ग्रो करती चली जाती हैं और इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगी कि वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती है, मतलब एक छत्र राज, जिसकी वजह से कंपटीशन किल होने लगता है, जिसकी वजह से ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। In capitalist economy, there is a possibility of big firms creating monopoly, which ultimately reduces competition. दूसरा, consumer sovereignty is a myth. कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी है उसको एक्चुअल में मिथ बोला गया है। क्यों? बिकॉज बिग बिजनेसेस आर एबल टू इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेट द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन एक्चुअल में बिग बिजनेसेस क्या कर रहे हैं? वो इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं कंज्यूमर की नीड्स को और उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर उनको सेल कर रहे हैं। तीसरा, इसी से बहुत रिलेटेबल पॉइंट है, वो है इंडिविजुअल मे नॉट बी द बेस्ट जज। मतलब एक इंडिविजुअल डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। तो एज अ कंज्यूमर हिज चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंपल्सेस, प्रेजुडिसेस, इग्नोरेंस एंड सेल्स प्रमोशन मेजर्स। मतलब एक कंज्यूमर डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसको सामान कैसा चाहिए, वो सब कुछ गवर्न कर रहे हैं जो आसपास के बिग बिजनेसमैन हैं। वो एक ऐसे आइडियोलॉजी एस्पिरेशंस बिल्ड करते हैं सो दैट कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ले। आगे बढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर मे नॉट बी मैक्सिमाइज। सोशल वेलफेयर कैसे नहीं बढ़ सकता इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? प्रोडक्शन इज डन इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एबिलिटी टू पे रादर देन देयर नीड्स एंड डिजायर्स। मतलब जरूरत के हिसाब से सामान नहीं बन रहा है, चॉइस के हिसाब से सामान बन रहा है। तो कंज्यूमर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कभी भी नहीं हो सकता है इस तरह के केस में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के केस में। सबको समझ पा रही है बात? सिंपल है, क्लियर? यही टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अब इसके बाद सारी चीजें बड़ी सिंपल होने वाली हैं। अगले 5 मिनट के अंदर ये चैप्टर हमारा इजीली कंप्लीट हो रहा होगा। अब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो सारे डिसीजंस ले रही होती है, मतलब जो कि गवर्नमेंट होती है। यहां पर कुछ भी फ्री नहीं होता है, यहां पर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोड्यूसर्स डेवलप नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंज्यूमर किसी भी तरह की नौकरी या चॉइस नहीं कर सकता। ये सब मैंने डिस्कस किया है पिछले चैप्टर में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सामान कैसे बनेगा और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आओ जरा देखो। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा? तो देखो भैया, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लानिंग अथॉरिटी टेक्स डिसीजंस
अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा गुड्स बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से बनाएंगे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड्स ऑन चॉइस ऑफ टेक्निक to be used for producing a commodity keeping in mind economic resources are fully utilized। यहां पर सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग अथॉरिटी है, वो डिसाइड करता है कि हमें कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है जिससे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड वो हो सके। हो सकता है एक इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर, क्योंकि उस कंट्री में लेबर बहुत अवेलेबल हो सकता है कि कंपनीज या इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करे बिकॉज उस कंट्री में कैपिटल सरप्लस हो। बात समझ पे आ रही है। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, सबके लिए बनाना है। यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब लोग नौकर होते हैं, कोई भी ओनर नहीं होता है, तो सब लोग सरकार के लिए काम करते हैं, सबको उसकी सैलरी मिलती है, तो सबके लिए आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ऑल द पीपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा सोशलिस्ट का एग्जांपल रशिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब आ रहे हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर। लास्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी है हमारी मिक्स इकोनॉमी। भारत उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, इसमें 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 प्राइवेट सेक्टर भी होता है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। यहां पर पैसा कमाने के लिए भी काम होता है और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम होता है, तो दोनों तरह की एग्जांपल मिलने वाले हैं। और रियलिटी में ना मिक्स्ड इकोनॉमी ही एग्जिस्ट करती है। तो ये कैसे गुड्स बनाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये दोनों गुड्स बनाते हैं। Those goods are produced which are demanded by the people, and planning authority also decides what goods are to be produced in what quantities। मतलब यहां पे प्राइवेट सेक्टर उनके लिए गुड्स बना रही है जो एक्चुअल में उसको बाय कर सकते हैं, और यहां पर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी है जो पब्लिक सेक्टर को गवर्न करती है। वो ये डिसाइड करती है कि हमें कौन सा गुड्स बनाना है जो सबके लिए काम आ सके और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, यहां पर प्राइवेट सेक्टर वो टेक्निक इस्तेमाल करती है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे मिनिमम हो सके, और जो पब्लिक सेक्टर है वो क्वांटिटी वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकती है जिससे समाज का सबसे ज्यादा भला हो सके। फर्म्स विल चूज दैट टेक्निक इन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, while planning authority also takes nation's objectives into consideration while selecting choice of technique of production। nation objective को सबसे ऊपर यहां पर मोटो दिया गया हुआ है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, रिच सेक्शन के लिए भी सामान बनता है जो एक्चुअल में उसको बाय कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर बनाता है, और सबके लिए भी सामान बनता है जो कॉमन पीपल कंज्यूम कर सकें। Goods are produced for those who have capacity to purchase them, and also goods for general public is also produced। तो भाई यहां तक जाकर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर विच इज डन टुडे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।